हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आरके एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है, आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। क्लियर? सो पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आए हैं एक वीडियो के अंदर। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। तो देखो जरा ढंग से, तो इसकी दो तीन बातें आपको याद रखनी है। पहली बात देखो याद क्या रखनी है कि आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है कि आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही होगा। मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड नहीं होता, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड होता है लेकिन वो आयोनिक बॉन्ड नहीं होगा, वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। पहली बात, आयोनिक बॉन्ड जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है। अब सवाल ये आता है क्यों होता है, तो इसकी डेफिनेशन जो होगी वो आपके इस क्यों का आंसर देगी। डेफिनेशन देखो भाई साहब इस आयोनिक बॉन्ड की क्या है। सो केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ? डेफिनेशन समझ में? डेफिनेशन फिर से समझते हैं क्या है। देखो आओ इधर देखो। केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो बाहर की शेल में घूमते रहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का भाई साहब मतलब कह रहा हूँ आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सो केमिकल बॉन्ड जो बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो हो सकते हैं, तीन ट्रांसफर हो सकते हैं, चार, कितने भी ट्रांसफर हो सकते हैं। वैसे तो एक दो तीन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक एटम और दूसरे एटम के बीच में, तब वहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसको आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। अभी डेफिनेशन को पकड़ में लो, पूरा फील दूंगा आयोनिक बॉन्ड एक्चुअल में क्या होता है, पहले इसको पकड़ के समझो। तो आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन हमने भाई साहब आपको क्या बताई? आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन ये बताई कि मान लो दो एटम है, तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसने दिया, इसने लिया, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया होगा और उस बॉन्ड को, उस केमिकल बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया? डेफिनेशन एक बार फिर से बोल देता हूं कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है? समझ में आया? इसका मतलब अब इस डेफिनेशन से समझ में आ रहा होगा, इस डेफिनेशन से एक बात समझ में आ रही है कि कोई एक एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन देगा, कोई एक एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि अभी मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना, मतलब कि वो एटम विच लूज इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, आर कॉल्ड या फिर कॉल्ड कटायन। क्या कहते हैं भाई साहब? उसको कटायन कहते हैं। कटायन मतलब जिसपे पॉजिटिव साइन होता है, जिसपे कैसा साइन होता है? पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव साइन होता है। क्लियर? अब तुम भी समझ गए होंगे पॉजिटिव साइन सिर्फ एक ही के ऊपर होता है। अब वो भाई साहब आपका मेटल है, वो आपका भाई साहब क्या है? मेटल है। मतलब कि कटायन कौन हो सकते हैं? कटायन आपके मेटल्स हो सकते हैं, क्योंकि मेटल्स ही एक ऐसी चीज है, मेटल्स ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, सिर्फ मेटल्स ही हैं। तो उन्हीं के ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, और उन्हीं के ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा मतलब वही आपके कटायंस होंगे, वही आपके क्या होंगे? कटायंस होंगे। अरे अभी मैंने आपको बताया आयोनिक बॉन्ड क्या है कि एक एटम देगा, एक एटम लेगा। तो देने वाला तो भाई साहब मेटल ही है, क्योंकि अमीर है ना मेटल, उसके पास काफ़ी इलेक्ट्रॉन है, वो क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है, लो वे लो। ठीक। उसके बाद लेने वाली पार्टी कौन होगी? पकड़ में आ गया होगा। जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर साइन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो वो कौन होगा? वो कौन होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। मतलब कि एटम विच गेन इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे अनायंस।
उन्हें क्या कहेंगे, अनायन। अनार नहीं, अनायन। क्या कहेंगे, अनायन। मतलब कि इन पे कैसा साइन होगा, नेगेटिवली चार्ज। ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन ना लिख के इसे लिख लो पॉजिटिवली चार्ज, और इस पे नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, मतलब अनायन पे नेगेटिव साइन होगा। अब अनायन मतलब समझ में आ गया होगा नॉन मेटल्स, कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर, समझ में आया। तो इसलिए मैंने पहली चीज लाइन क्या लिखवाई थी कि आयोनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि मेटल के पास ही इतनी ताकत है कि वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और नॉन मेटल्स के पास इतनी ताकत है कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं। तो भाई साहब आयोनिक बॉन्डिंग में लेन देन चलता है। आयोनिक बॉन्डिंग में क्या चलता है, लेन देन चलता है। मेटल करता है, कहता है कि ले भाई ले मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले। नॉन मेटल क्या कहता है कि ठीक है भैया दे दे, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही। क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल घूम रहा होगा कि यार ये तो समझ में आता है, मेटल्स के बाहर की शेल में लूजली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, नॉन मेटल्स उन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक छोटा सा अटकता है कि ये लूज कर क्यों रहे हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों कर रहे हैं और नॉन मेटल क्यों गेन कर रहे हैं? तो भाई अपनी इनर्ट गैस को स्टेबल होने के लिए वो ये काम कर रहे हैं। जो एटम्स हैं, ध्यान सुनना, जो आपके मेटल्स हैं एंड नॉन मेटल्स गेन या फिर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन because they want stable electronic configuration, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं, इस वजह से वो लेन देन कर रहे हैं। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, केमिस्ट्री के हीरो की होती है। अब केमिस्ट्री के हीरो कौन है भाई साहब, केमिस्ट्री के हीरो हैं नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस कौन कौन सी होती है, हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई, क्रिप्टन हो गई, ज़ैनन हो गई, रेनन, ये सब। क्या, तो ये क्या है, नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं। ये क्या है, स्टेबल है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड होती है। और जो भी मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं वो इसके जैसा बनना चाहते हैं, वो इसको फॉलो करते हैं। अब मेटल के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, नॉन मेटल के पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो उन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। तो ये कांड हो क्यों रहा है, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स स्टेबल होना चाहते हैं, इस वजह से मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उन पे पॉजिटिव साइन आ जाता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इसलिए उन पे नेगेटिव साइन आ जाता है। क्लियर। अब केमिकल बॉन्ड का मतलब तुम क्या समझते हो कि एक ने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, एक ने ले लिया, तो उनके बीच में बॉन्ड बना। अब ये बॉन्ड है क्या, दिमाग लगाओ ना, सोचो ना यार। मैंने आपको बताया कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वो बॉन्ड क्या है, वो बॉन्ड एक्चुअल में क्या है, तो वो बॉन्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो ध्यान से, जब आपका जैसे फॉर एग्जांपल भाई आपका एक मेटल है, सुनना ध्यान से, एक मेटल है, ये आपका एक मेटल, उसने क्या काम करा, एक इलेक्ट्रॉन दिया, किसको दे दिया, नॉन मेटल को दे दिया। आपके एक मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल के ऊपर कैसा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और नॉन मेटल के ऊपर साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। मतलब ये कटायन बन गया, ये अनायन बन गया। अब भाई तुम भी जानते हो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, F, एक अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट में है, और फोर्स। तो जब भी दो चार्ज, देखो ध्यान सुनना, ये दो एटम है, ये दो एटम है, इस एटम ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, और इन दोनों पे अब क्या लगने लग गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे, एक फोर्स से पकड़ के रखेंगे दोनों को, ऐसे, ये इसको पकड़ के बैठा है, ये इसको पकड़ के बैठा है, दोनों ऐसे एक दूसरे को पकड़ के बैठे हैं। तो इस फोर्स को, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं।
आयनिक बॉन्डिंग का मतलब ये मत समझना कि दोनों के बीच में कोई रस्सी बन गई है तो बॉन्ड बन गया, नहीं भैया। आयनिक बॉन्डिंग का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स पैदा हो गई है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा हो गई है जो उन दोनों को बाइंड करके रखती है, जकड़ के रखती है, पकड़ के रखती है, ठीक, जिससे ये क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, मतलब कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर हुआ समझ में? आयनिक बॉन्डिंग क्या है भाई साहब, ये एक अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यही आपकी आयनिक बॉन्डिंग है, यही आपका आयनिक बॉन्ड है। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझ में आया पूरा, आयनिक बॉन्ड क्या है, क्लियर है? समरी करने की तो जरूरत नहीं है, वीडियो को पीछे रिवाइंड करके एक बार देख लेना अगर कोई डाउट हो तो। जल्दी से इसे नोट करो भाई, वीडियो को पॉज करके नोट करो जल्दी से। चले हटाए, चले देखें जरा। क्लियर? तो भाई साहब आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड क्या है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पैदा हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, ट्रांसफर होते हैं, तब वो एक पॉजिटिव हो जाता है, एक नेगेटिव हो जाता है, और वो एक दूसरे को खींचते हैं, उस फोर्स को क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया? अब आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। क्लियर? अच्छा, एग्जांपल से पहले आयनिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं वो और देख लो। हटा इनको, चलो। देखो भाई, आयनिक कंपाउंड आसान डेफिनेशन है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आयनिक कंपाउंड भाई वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंपल सी डेफिनेशन। मतलब कि वो कंपाउंड्स वेयर आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो अगर आयनिक बॉन्ड किसी कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो आयनिक कंपाउंड है, सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि Na और Cl के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं है। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा, अभी बस सुन लो मेरी बात को। KCl है, MgCl2 हो गया, उसके बाद आपका CaO हो गया, आपका Al2O3 हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब है आपके आयोनिक कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि इनके बीच में, इन एटम्स के बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में कैसी बॉन्ड नहीं है, आयोनिक बॉन्ड नहीं है। क्लियर है? अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ, हर एक को बना के दिखाता हूँ, जल्दी से नोट करो इसको, वीडियो पॉज करके नोट करो। चलो देखो, जैसे मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। NaCl की अगर हम यहां से देखें तो आपका सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2 8 1, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, सही है। वहीं अगर हम बात करें क्लोरीन की तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 2 8 7, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक लूज करने के लिए तैयार है, एक गेन करने के लिए तैयार है। तो अच्छा रिश्ता बन गया भैया, 36 के 36 गुण मिल गए, ठीक। तो देखो भाई ध्यान से, तो भाई साहब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, क्या बनाया, Na पॉजिटिव, ठीक है, क्या बनाया, Na पॉजिटिव। और अच्छा इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे करते हैं, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन में भाई साहब कुछ नहीं करते, आपको सिर्फ मतलब बाहर की शेल के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हो, मतलब कि रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय डॉट, ठीक। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको, मतलब जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन की बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन हो गया क्लोरीन का। आया समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया, क्योंकि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, तो क्या बनाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। भाई एक इलेक्ट्रॉन मिला है तो 8 हो जाएंगे ना। और साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब कहानी ये होगी कि जैसे ही Na पॉजिटिव
और Cl नेगेटिव में क्या होगी, एक फोर्स होगी, एक क्या होगी, फोर्स होगी, और उसको आप क्या कहोगे, आयोनिक बॉन्ड, उसको आप क्या कहोगे, आयोनिक बॉन्ड। तो देखो ये आयोनिक बॉन्ड है, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं कैसे, NaCl। समझ में आया, NaCl बना, NaCl समझ में आया कैसे बनना है, क्लियर है। अच्छा एक KCl भी बना लेते हैं यहाँ पर, देखो KCl भी बना लेते हैं। अब KCl जानते होंगे तो KCl पोटेशियम क्लोराइड, K का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो 2881, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो 7 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहाँ पर भी सब बढ़िया है भाई साहब, यहाँ पर भी सब बढ़िया है। तो बस क्लोरीन की अगर हम बात करें तो बाहर की शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो क्या बनेगा, सिर्फ K पॉजिटिव। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो बाहर की शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसने ले लिया, तो क्या बनाएगा, Cl नेगेटिव। तो क्या बना, K पॉजिटिव और उसके बाद Cl नेगेटिव। इनके बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी जो दोनों को पकड़ के बैठे होंगे, तो ये आपका क्या बन गया, KCl। या क्लियर। तो ऐसे ये आयनिक कंपाउंड्स है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में देखो आयनिक बॉन्डिंग है, ऐसे बनते हैं आयनिक कंपाउंड। अच्छा और एक दो एग्जांपल देते हैं, थोड़े से हार्ड कर देते हैं, हटा इसको। जैसे MgCl2 को बना के देखो एक बार, अच्छा वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो। करो भाई पॉज करके। तीसरा MgCl2। अब मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, 2, 8, 2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब बात करें भाई साहब क्लोरीन की, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, मतलब कि इंटू 2, ये तो जानते हो, ये तो गेन करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को, मतलब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और एक क्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लेकिन यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो काम बन गया, बैलेंस हो गया, ठीक। तो इसको देखो ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ये होगा, बाहर की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 लिख दिए, प्लस आपने क्लोरीन लिखे 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, यहाँ पर भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या बनेगा, आपको बनेगा MgCl 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे नेगेटिव साइन आएगा, इस पे +2 साइन आएगा, इस पे माइनस। देखो ध्यान से, इस पे +2 साइन आएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना उसने, और एक इस पे नेगेटिव और इस पे नेगेटिव, तो ये कैसे बॉन्ड है, अब ये कैसे बॉन्ड है, ये क्या है, ये दोनों क्या है, अगेन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में, तो ये क्या है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। इसको हम ऐसे ना दिखा के ऐसे भी दिखा सकते हैं, MgCl Cl या फिर MgCl2, क्लियर। तो ऐसा आपका MgCl2 बन गया, क्लियर है, समझ में आया। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं, हटा इसको, चल जैसे एक एग्जांपल देखते हैं Al2O3 का, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर आप ध्यान से देखें एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 283, मतलब कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है, लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब, और यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, मतलब कि इंटू 2, 6 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे जाएंगे 2 एल्यूमिनियम से, इसका मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी कोई होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, अब एक ऑक्सीजन होता है 8, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 बाहर की शेल।
मतलब कि एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं 3 ऑक्सीजन मिलके? 6 इलेक्ट्रॉन को, 3 दूनी 6। और एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है? 3। कितने हैं? 2, 3 दूनी 6, बैलेंस तो है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा बनेगा। एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो बाहर की शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट रिप्रेजेंटेशन। एक एल्यूमिनियम नहीं है, 2 एल्यूमिनियम है, मतलब कि कुछ इस तरीके से 1 2 3, नीचे की साइड 1 2 3, प्लस कितने ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो? 3, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद यहाँ पर नीचे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। भाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो इसने 2 अपने इधर दे दिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसने 2 इधर दे दिए। अब इसको 2 और चाहिए, तो एक इसके पास यहाँ से आएगा और एक इसके पास यहाँ से आएगा। तो ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ये कैसा देखने को मिलेगा? ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, Al O O, या फिर इसको ऐसे लिखते, एक सेकेंड, Al पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए इसके, माइनस का 2। उसके बाद ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस का 2। उसके बाद ये हो गया आपका यहाँ पर एल्यूमिनियम प्लस का 2, सॉरी प्लस का 3, प्लस का 3, और ये माइनस का 2। तो ये आपका Al2O3 होगा। इसको सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे, ऐसे। क्लियर? ये आपका हो गया Al2O3। क्लियर है? समझ में आया? स्ट्रक्चर बनाना सिंपल है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग आसान से आराम से देख के करना, ऐसे ही नहीं है कि अंधाधुंध कुछ भी पेल ले हो, आराम से। क्लियर है? नोट करो भाई, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से। अब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है कि आयनिक कंपाउंड्स फाउंड जनरली इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मतलब जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो आपको सॉलिड स्टेट में मिलते हैं रूम टेम्परेचर में। अब सॉलिड स्टेट भी कैसी, सुनना ध्यान से, सॉलिड भी कैसे आपको ये मिलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कैसे मिलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब वो कि जैसे अगर आप इनको कट करोगे, आयनिक कंपाउंड्स को अगर आप कट करोगे तो आपको एक स्मूथ सरफेस मिलेगा। भाई ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनको आप कट करते हो तो आपको रफ सरफेस मिलता है, और ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जिनको आप कट करते हो तो बड़ा स्मूथ सरफेस मिलता है। तो वो सॉलिड जिनको आप कट करते हो और एक स्मूथ सरफेस, एक शाइनिंग सरफेस मिलता है, नॉट शाइनिंग, स्मूथ सरफेस मिलता है, वो सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। जैसे लोहा, अब लोहे को आपने काट दिया तो स्मूथ सरफेस मिलता है। वहीं अगर हम बात करें रबर की, अब रबर क्या है? एक अनक्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्यों? क्योंकि जब उसको काटते तो रफ सरफेस मिलता है। ठीक है, तो आपके जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब क्या बताया मैंने? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब ये बताया कि व्हेन वी कट द आयनिक कंपाउंड्स वी गेट स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। तो आपको स्मूथ सरफेस मिलता है। ठीक है, आया समझ में? बहुत बढ़िया। तो आयनिक कंपाउंड्स फाउंड जनरली इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अब सवाल ये आता है कि सॉलिड स्टेट में ही क्यों मिलते हैं? भाई इसका रीज़न तो होगा भाई, क्यों सॉलिड स्टेट में ही क्यों मिलते हैं? तो इसका आंसर है ड्यू टू बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो 2 एटम्स के बीच में होते हैं और 2 एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्डिंग होती है।
अब आयनिक बॉन्डिंग का मतलब क्या, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यार वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें NaCl की तो Na और Cl के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो भी ऐसी वैसी नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। और इस वजह से होता क्या है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके एटम टाइटली पैक्ड होते हैं। इसकी वजह से भाई फोर्स ज़्यादा है, अब अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्शन वाली फोर्स थोड़ी ना, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इस वजह से क्या होता है कि दोनों एटम पास पास आ जाते हैं और टाइटली पैक्ड हो जाते हैं यूं करके। अब टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर आप जानते हो यार, सॉलिड स्टेट ही होगा, लिक्विड तो होगा नहीं, ठीक। सो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, जो एटम्स हैं, एटम्स आर टाइटली पैक्ड। एटम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। किसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो आयनिक कंपाउंड्स है ये भाई साहब हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। जैसे फॉर एग्जांपल आपका NaCl है। अब NaCl का अगर आप मुझसे पूछें, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट तो मेरे हिसाब से इसका 2000 से भी ज़्यादा है, 2000 से भी ज़्यादा है, 2000 प्लस। मतलब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत हाई। अगर आपको इनको पिघलाना है तो अच्छी खासी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर आपको इनको उबालना है मतलब बॉईल करना है तब भी आपको अच्छी खासी हीट एनर्जी या फिर एनर्जी देनी पड़ेगी। अब इसका रीज़न क्या होगा, तो इसका रीज़न भी वही होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। भाई Na है और Cl है, अब इनके बीच में एक अच्छी खासी फोर्स इन दोनों को पकड़ के बैठी है बिल्कुल। अब मैं हीट दे रहा हूं कि Na और Cl को अलग कर सकूं, तो भाई उस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब इतनी हीट देनी पड़ेगी कि वो फोर्स मेरे सामने घुटने टेक दे। अब वो फोर्स भी ऐसी वैसी नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्ज के बीच की फोर्स है जो बहुत स्ट्रांग होती है। उसको ओवरकम करने की सोचा हो तो तू खुद सोच ले भाई कि कितनी हीट एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, इतनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी जब जाके Na और Cl अलग अलग होंगे, और जब NaCl अलग अलग होंगे तभी तो मेल्ट होंगे। भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग किसे कहते हो आप, मेल्टिंग और बॉइलिंग किसे कहते हो। अब ये मत कहना मेल्टिंग पॉइंट इज अ पॉइंट जहाँ पर ऑब्जेक्ट मेल्ट होना शुरू हो जाए। अरे नहीं भाई, मेल्टिंग का मतलब क्या है, देखो आपके जो मेटल्स होते हैं, नहीं मेटल नहीं, कंपाउंड होते हैं, जैसे आपका NaCl हो गया या फिर कोई भी आपके सब्सटेंस हो गए, वो पार्टिकल्स के ऐसे लेयर पे चढ़े होते हैं। भाई पार्टिकल ऐसे करके लेके देखो ध्यान से, देखो ऐसे करके पार्टिकल्स की लेयर बनी होती है जिन्हें आप एटम कहते हो, ऐसे करके लेयर बनी होती है। जब आप हीट करते हो तो बेसिकली आप क्या काम करते हो, इन शेल्स को अलग अलग करते हो। तो वो टेम्परेचर जहाँ पर ये शेल्स अलग हो जाती हैं, वो टेम्परेचर जहाँ पर ये सब्सटेंस की शेल अलग हो जाती है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और वो टेम्परेचर जहाँ पर ये पार्टिकल्स भी अलग अलग हो जाते हैं उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आई बात समझ में, मतलब कि एट दैट टेम्परेचर जो शेल्स हैं, ये जो शेल्स हैं ऐसे करके जो इलेक्ट्रॉन्स की जो लेयर बनी हुई है, ये लेयर अलग हो जाती हैं, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जब ये पार्टिकल्स भी अलग अलग हो जाते हैं तो उसको आप बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है। तो ऑब्वियसली बात है आपको एटम्स को अलग करना है, तो भाई साहब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है तो अच्छी खासी हीट देनी पड़ेगी। क्लियर है, दो प्रॉपर्टी समझ में आई। तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े, चले हटाए। प्रॉपर्टी नंबर 3, जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ध्यान सुनना,
ionic compounds are bad conductor of electricity. Bad conductor of electricity. लेकिन but ionic compounds are good conductor of electricity at molten state या फिर aqueous solution. ये वाले भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान समझना. जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं नॉर्मल स्टेट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल का नमक है NaCl. नमक एक नॉर्मल रखा हुआ है, आप उसमें बिजली पास करो, क्या बिजली पास होगी? नहीं होगी. मतलब कि नॉर्मल स्टेट में आयनिक कंपाउंड जो नॉर्मल स्टेट में होते हैं उनमें बिजली पास नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. मतलब कि एट रूम टेम्परेचर या फिर एट नॉर्मल स्टेट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के एट नॉर्मल स्टेट. लेकिन अगर आप उनको पिघला देते हो या फिर आप उनका एक्वस सोल्यूशन बना देते हो, जैसे नमक है, अब नमक का पाउडर रख रखा है, उसमें आपने बैटरी लगाई, करंट नहीं दौड़ती. लेकिन उसका अगर आप एक्वस सोल्यूशन बना देते हो, उसको पानी के अंदर डाल देते हो, उसको पिघला देते हो या मेल्ट कर देते हो, तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. ये काम वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. अब ऐसा क्यों करता है? तो देखो भाई इसका रीजन क्या है. रीजन देखो इसका क्या है. रीजन ये है कि अगर आप ध्यान से देखें एट नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट मतलब कि कुछ नहीं करा. नॉर्मल स्टेट में क्या होता है कि एटम्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो एटम्स को बाइंड करके पकड़ के बैठी रहती है. तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं. देखो इसको ध्यान समझना भाई. Na है, Cl है, Na है, Cl है, ऐसे करके पूरा स्ट्रक्चर बनना है. Cl है, Na है, Cl है, Na है, ऐसे करके आपका क्या बनना होगा? एक क्रिस्टल बनना होगा, एक क्या बनना होगा? आयनिक कंपाउंड बन रहा होगा. जब आप बैटरी लगा रहे होंगे नॉर्मल स्टेट में तो क्या कहानी हुई होगी भाई? यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास है और इनके बीच में क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनी बैठी है. तो जब आप बैटरी लगाते हो तो बैटरी चार्ज नहीं बनाती, याद रखना. तो यहाँ पर तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो घूमेगा. अब फ्री इलेक्ट्रॉन जब है ही नहीं और जब कुछ घूमेगा ही नहीं भाई, चार्ज जब घूमेगा नहीं तो करंट नहीं बनेगी ना. इसका मतलब ये कि एट नॉर्मल स्टेट एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट इज नॉट फ्लोइंग. करंट फ्लो नहीं करती क्योंकि वहां पर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. आप बैटरी लगाते हो और अब बैटरी में इतनी ताकत नहीं है कि उस फोर्स को तोड़ दे और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ले दे ना. तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं. जब चार्ज भागेगा ही नहीं तो करंट भी नहीं बनेगी. लेकिन मॉल्टन स्टेट में क्या होता है, सुनना ध्यान से. मॉल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? एट मॉल्टन स्टेट इसमें भाई साहब क्या होता है कि आपने क्या काम करा होता है कि इन शेल्स को अलग कर दिया गया. मतलब ये शेल अब ऐसे होगी NaCl, NaCl. अब ये शेल अलग अलग हो गई है, पहले जुड़ी हुई थी अब अलग अलग कर दी तुमने मेल्ट करके. तो उससे हुआ क्या कि जैसे ही बैटरी लगाते हो तो इस Na के पास, अब ये Cl तो कहीं लगा हुआ नहीं है इसके पास, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा. इसका मतलब जैसे ही बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा? हाई पोटेंशियल की तरफ, मतलब पॉजिटिव साइन की तरफ. और भाई साहब जब फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जब चार्ज भागता है तो क्या बनाता है? करंट बनाता है. आई बात समझ में?
क्लियर हुआ फंडा? देखो शांत है कि भाई ऐसे करके शेल आपने अलग कर दी, मेल्ट करने का मतलब बताया था, शेल अलग कर दी। अब शेल अलग करने से हुआ क्या कि इस सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया, क्योंकि क्लोरीन तो इसके आजू बाजू है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन किसे दे? अब जैसे ही हमने बैटरी लगाई तो उस इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर खींच लिया, इतनी एनर्जी दे दी थी हमने कि उस इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर खींच लिया। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर गया तो घूमने लग गया। अब एक मूविंग चार्ज क्या बनाता है? एक करंट बनाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए भाई साहब। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बोलो। एक बार फिर से समझाया गया, एक बार फिर से सुनो। कुछ नहीं करा भाई, दो शेल ऐसे लगी हुई थी, ठीक। अब यहाँ पर सोडियम है मान लो। अब जैसे ही ये शेल अलग हुई तो इस क्लोरीन ने इसको सोडियम एक इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया। अब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, क्लोरीन को देख रहा है, क्लोरीन तो है नहीं, अब इलेक्ट्रॉन किसे दे? फट हमने क्या लगा दी? बैटरी लगा दी। अब बैटरी जैसे ही लगाई तो सोडियम ने क्या कहा, जैसे हमने बैटरी लगाई तो ये जो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन है वो हमने खींच लिया, और जैसे ही हमने खींचा तो वो सर्किट में घूमने लग जाएगा। और एक मूविंग चार्ज क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। तो आयनिक कंपाउंड्स मॉल्टन स्टेट पर गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन नॉर्मल स्टेट में नहीं होते, इसको याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं आयनिक कंपाउंड की, हटाएं। लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, लास्ट प्रॉपर्टी फोर्थ। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं आर सॉल्युएबल विद वाटर, पानी के अंदर सॉल्युएबल होते हैं। आप नमक को मिला दो मिल जाता है, आप KCl को मिला दो मिल जाएगा, MgCl2 को मिला लो मिल जाएगा, लेकिन बट इनसॉल्युएबल इन या फिर इनसॉल्युबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, अभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या है भाई? जरूरी थोड़ा ना पानी के अंदर ही तुम मिलाओगे। अब 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल। अरे भैया हर वक्त सॉल्वेंट पानी नहीं होगा, हर वक्त सॉल्वेंट पानी नहीं होगा कि पानी ही मिलाओगे क्या हमेशा? ना भाई, कुछ और भी हो सकता है। अब और क्या हो सकता है? उनको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहते हैं, जैसे कि एसीटोन हो सकता है। अब एसीटोन क्या होता है? थिनर। अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहल अरे शराब पौवा। तीसरा देखो बेंजीन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। और देखो क्या हो सकता है? और फिनॉल हो सकता है, फिनॉल जिससे पोछा लगाते हो। तो ये सब क्या है? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है। तो आपके आयनिक कंपाउंड जो है भाई साहब पानी के अंदर तो मिक्स हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर मिक्स नहीं होता, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर मिक्स नहीं होता। क्लियर है? समझ में आया? तो भाई ये हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई जिसके अंदर हमने आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं पूरा कॉन्सेप्ट उसका समझाया, और कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर भी बताए, और आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ भी बताई। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा RK एजुकेशन पॉइंट को। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।